हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के सिविक्स चैप्टर की। किस चैप्टर की बात करेंगे आज हम? सिविक्स की। ठीक है, जो कि क्लास टेंथ का चैप्टर है सिविक्स, जो क्लास टेंथ का है चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, चलिए फुल चैप्टर इस वीडियो में है, हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला बात आती है लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र आर टू टाइप्स, एक होता है एकात्मक और दूसरा होता है संघीय व्यवस्था। तो लोकतंत्र एकात्मक और संघीय, तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि एक अमेरिका में है और दूसरा भारत में। जैसे कि एकात्मक अमेरिका को बोला जाता है 50 राज्यों का संघ है अमेरिका। अमेरिका कितने राज्यों का संघ है? 50 राज्यों का संघ है अमेरिका। तो इस 50 राज्य की बात आती है तो यहाँ पे संघ यानी कि केंद्र के पास पावर कम होगी और राज्य के पास पावर ज़्यादा होगी, ये अमेरिका का है। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत है, भारत में क्या होती है कि संघ की पावर ज़्यादा होती है यानी केंद्र की पावर ज़्यादा होती है और राज्य की पावर कम होती है। यही है अमेरिका और भारत में जो संघीय व्यवस्था है और एकात्मक व्यवस्था है, इसका अंतर। चलिए हम आगे जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो भारत के में जो है ना, भारत में कहा गया है कि भारत की अनुसूची 7 में, भारत के संविधान के अनुसूची 7 में ये कहा गया है कि हमारे जो शक्ति का विकेंद्रीकरण बताया गया। ठीक है, जिसमें कि 4 टाइप की है, 4 सूची बनाया गया। सबसे नंबर 1 सूची है संघ सूची। नंबर कितना सूची है? संघ सूची। संघ सूची का मतलब होता है जो है इसके अंतर्गत रखा है सेंट्रल पावर को यानी केंद्र सरकार को, जो विदेश नीति पे काम करेंगे। सेना, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब मामले में कोई भी राज्य सरकार ये है सो उंगली नहीं करेगा कि हाँ मुझे ये काम है, क्योंकि ये सभी के सभी काम जो है सो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और केंद्र सरकार को इनको करना है। जैसे कि विदेश नीति, विदेश की कोई भी काम होगी, विदेश की नीति पे कोई भी बात होगी तो वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। सेना, डिफेंस का कोई भी मामला होगा, केंद्र सरकार। संचार साधन, यानी कि संचार साधन का मतलब हुआ कि कोई भी जगह पे जाना, किसी भी सामान को ले जाना लाना, ये सब जो पोस्ट ऑफिस होता है, संचय का मतलब पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस का कोई भी काम होगा। बैंकिंग का काम हो गया, रेलवे हो गया, ये सब कौन देखेगा? संघ सूची। यानी कि इस सब का रूल के खिलाफ, इस सब के लिए जो भी कानून वगैरह बनाने का काम है, ये किसका होगा? ये होगा हमारी केंद्र सरकार का। राज्य सरकार बीच में कुछ नहीं बोलेगी। दूसरा है हमारा राज्य सूची। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जेल और पुलिस, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, जितने भी जेल वगैरह होते हैं, जेल के बारे में, ये सब हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और हो गया पुलिस प्रशासन, तो पुलिस हो गया, जेल हो गया, ये सब जो भी हो गया वो राज्य सरकार करेगी। उसका तीसरा होता है संवर्ती सूची, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। संवर्ती सूची का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा के जुड़ा मामला, ये वैसा मामला है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो केंद्र करेगा, राज्य करेगा, तो केंद्र के लिए भी तो वो फायदेमंद होगा ना, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, वो सबके लिए बराबर है। तो इसलिए इसको संवर्ती सूची में रखा गया, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य। तो संवर्ती सूची वैसा सूची को कहते हैं जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? संवर्ती सूची। ठीक है, वैसा सूची जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों के दोनों एक ही साथ फैसला करे, उस सूची को कहते हैं संवर्ती सूची। और अगर किसी बात पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात पूर्णतः मिल नहीं रही है, तो इस बात को कहा जाएगा कि जो केंद्र सरकार जो फैसला लेगा वही फैसला क्या होगा? अनिवार्य फैसला को, उसी फैसला को मेन फैसला माना जाएगा। ये इसका रूल है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अविश्व सूची। अविश्व सूची मतलब कि जब हमारे देश में जब संविधान बना था, तो हमारे देश के जो महान नेता लोग थे, उन्होंने सोचा कि उस समय, अभी के समय में जो चीज़ नहीं अवेलेबल है, वो चीज़ आने वाले समय में अवेलेबल हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने एक अविश्व सूची तैयार किया। अविश्व सूची का मतलब होता है खाली पन्ना, जो कि हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि इंटरनेट वगैरह उस समय थोड़ी सी भी नहीं थी, इंटरनेट का कोई अता पता भी नहीं था। जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, 1949 में बन के तैयार हुआ, उस समय इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं। लेकिन अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह है, तो इन सभी का नियम कानून अविश्व सूची में आता है, जो कि केंद्र सरकार बनाती है। इसकी कानून जब भी बनाएगी तो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार, इसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद बात करते हैं अनुसूची 8 की। इसके बाद बात किसके बात करते हैं? अनुसूची
8 की, ठीक है। अनुसूची 8 में ये कहता है कि हमारा भाषा, हमारे देश के 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है? 22 को, ठीक है। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये कहता है हमारा अनुसूची 8। और अनुसूची 8 के तहत ये कहा जाता है कि 22 जो भाषा है उसी वही हमारे देश की भाषा है। और इसके बाद 2 भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया। सबसे पहले भाषा बनाया जाता है हिंदी, लेकिन हिंदी सभी को थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा विवाद होने के कारण हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी राजकीय भाषा घोषित किया गया। मतलब कि यही 2 भाषा है जिसके अंतर्गत सभी काम होंगे यहाँ पे भारत में। यही 2 भाषा में भारत में बाकी सभी काम होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि केंद्र और राज्य से शक्तियों को लेकर के स्थानीय लोगों या स्थानीय सरकार में दी जाने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहलाती है। जो प्रक्रिया जो होती है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथों में होती है, उस शक्ति को है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथों से लेकर के, ठीक है। और नॉर्मल सरकार में यानी कि स्थानीय सरकार में दी जाने की प्रक्रिया है क्या विकेंद्रीकरण कहलाती है। तो भारत में सबसे पहला विकेंद्रीकरण हुआ जो है वो पंचायती राज के तहत माना जाता है विकेंद्रीकरण। तो भारत में स्थानीय सरकार की व्यवस्था जो होती है पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। भारत में स्थानीय सरकार की व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है? पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है सो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है, राजस्थान के नागौर जिलों में अपनाई गई। भारत में सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में अपनाई गई, ठीक है। ये सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में अपनाई गई। तो जब अपनाया गया ना तो वहाँ पे 3 तरह का रोल दिया गया। कितने तरह का रोल? 3। सबसे पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा था जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अब देखिए अभी है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पंचायत समिति की। तो ग्राम पंचायत है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत में हम लोग को देखते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार के अनुसार लगभग 7,000 आबादी, लगभग कितनी आबादी होनी चाहिए? 7,000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत कहते हैं। राज्य सरकार के अनुसार जिस क्षेत्र की आबादी 7,000 होगी उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत का क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के में लगभग 500 की आबादी पर वार्ड में बांटा जाता है। ग्राम पंचायत होगा तो एक ग्राम पंचायत बना, तो 7,000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत बना। तो हर ग्राम पंचायत में 500 लोगों पे एक वार्ड बांट दिया जाएगा। तो एक वार्ड बांट दिया जाएगा तो 500 लोगों का एक वार्ड हुआ। और हर ग्राम पंचायत में लगभग 15 से 16 वार्ड होते हैं। हर ग्राम पंचायत में लगभग लगभग कितने वार्ड होंगे? 15 से 16 वार्ड होंगे, ठीक है। ये सब में फिक्स होता है। किसी में 14 है, किसी में 13 है, किसी में 16 है, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होता है, 15 से 16 लगभग लगभग रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत पंचायती राज अधिनियम जो होता है 2006, पंचायती राज अधिनियम का हुआ 2006 में। उसके अनुसार कहा जाता है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान है? 50% आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए, ठीक है। ये हमारे पंचायती राज में कहा गया है कि महिला के लिए 50% आरक्षण, इसलिए क्योंकि महिला हमारे के यहाँ काफ़ी पीछे चल रही है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आरक्षण दिया जाता है, जो कि हमारे यहाँ कितना है? 50%, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं उसके बाद ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया कहलाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन कहलाता है? मुखिया। ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसके मुखिया, प्रधान का मतलब सबसे हेड हुआ मुखिया, जो पूरे ग्राम पंचायत की हर बात को अपने पद में रखेगा। उसका देखिए मुखिया अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो उन्हें जिला पदाधिकारी के पास त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर स्वयं मुखिया अगर अपने पद से यानी कि अपने पद से सोच रहा है कि हम मुखिया है तो मुखिया से हट जाए, तो उसको क्या करना होगा? अपने जिला पंचायत जो पंचायत राज के जो पदाधिकारी होंगे उसके पास जा कर के त्याग पत्र देना पड़ता है, तब जाके वो क्या हो जाएगा? अपने पद से हट जाएगा। और नहीं तो जनता भी चाहे तो उसको हटा सकती है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास जनता एक एप्लीकेशन लिख करके देगी जिसमें कि कहा जाएगा कि इसके मुखिया को हटाना है। और वो कितना होना चाहिए? 2/3 यानी कि जितना आदमी होगा पूरा
100% में से 51% कम से कम होना चाहिए कि हाँ ये मुखिया नहीं बनेगा। अगर उसके विरोध में आधा से ज़्यादा एक भी आदमी खड़ा हो गया तो वो क्या होगा, उसको अपने पोस्ट से हटना होगा। ये यहाँ का रूल है। इसके बाद ग्राम पंचायत के कार्य की बात करते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य, तो अब ग्राम पंचायत के कार्य की बात है। ग्राम पंचायत का काम क्या क्या है, तो ग्राम पंचायत का कार्य है वार्षिक योजना बनाना अपने क्षेत्र के विकास के लिए कि क्या क्या क्षेत्र में विकास होना चाहिए, इसका योजना बनाना है। उसका बजट तैयार करना है कि कितना कितना खर्चा लगेगा इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा में सहायता करने का कार्य, और प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उसमें सहायता करने का भी काम करना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। वो बाढ़ आ गई, वो भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो ये सब आपदा में ग्राम पंचायत का काम है कि सहायता का कार्य करना, ठीक है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। मान लीजिए कोई भी पंचायत का ज़मीन है या सार्वजनिक ज़मीन है जो कि सामाजिक ज़मीन है, जो कि सबके लिए है, उस ज़मीन पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा है तो उसको हटाना, ये ग्राम पंचायत का काम है। उसका स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना। किसको संगठित करना, स्वैच्छिक श्रमिकों को। स्वैच्छिक श्रमिकों मतलब कि हो गया कि जो श्रमिक होते हैं उनको संगठित करके समूह बनाना, और जो होता है सामुदायिक कार्य में सहयोग करवाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई श्रमिक लोग हैं तो वो लोग सुबह या अलग अनदर टाइम जो कि खाली बैठे हुए उस टाइम में उन लोगों को एक साथ करके सामुदायिक काम में हाथ, उन लोगों को कहना कि हाँ सामुदायिक काम है ये सबके लिए होगा, तो ये सब काम करवाना, ठीक है। उसके बाद है ग्राम पंचायत की शक्ति है। अब है ग्राम पंचायत की क्या क्या शक्ति है, तो ग्राम पंचायत की बहुत सारी शक्ति है। तो ग्राम पंचायत जो है सो संपत्ति अर्जित करना तथा संपत्ति धारण करना। अब संपत्ति जब अर्जित करना है, अगर किसी को संपत्ति मिलेगी तो उस संपत्ति को वो धारण करेगा, यानी कि उसका वो रक्षा कर सकता है, तभी वो उस संपत्ति को रखने के लायक है, ठीक है। तो उसको अर्जित करना और धारण करना हो गया। दूसरा वार्षिक कर, यानी कि सालाना कर। आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स को ही कर कहते हैं। तो सालाना जो टैक्स होता है उसी को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत की शक्ति है कि हर जगह से उसको टैक्स वसूलना उसका काम है, ग्राम पंचायत का कार्य है। जैसे कि जल कर, मेला हाट में प्रबंध कर, मेला हाट में लगा क्षेत्र दिखाए में चलाए गए व्यवसाय। मान लीजिए ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा राज्य और वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। तो राज्य आयोग से और राज्य के जो है ना वित्त आयोग से जो होता है अनुदान, यानी कि जो फंडिंग होती है, फंड हम लोग जिसको बोलते हैं, जो पैसा आता है सरकार की तरफ से जो हम लोग बोलते हैं, तो उसको प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है। आइए हम ग्राम पंचायत में अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के आय के स्रोत के। आप ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो सबसे पहला कर स्रोत। पैसा कहाँ से आता है, उसके पास कर का जो टैक्स लेता है, टैक्स से पैसा आता है। फीस और रेंट, जैसे कि गाड़ी वगैरह, अगर उसके मान लीजिए कोई टेम्पो स्टैंड है, बस स्टैंड है, तो उसके एरिया में बस लग रही है, टेम्पो लग रही है, ठीक है, ऑटो लग रही है, तो उससे जो जो उसकी जो रेंट और फीस होगी उसको भी क्या करेगा, ये ग्राम पंचायत का स्रोत कहलाएगा। उससे भी वो पैसा लेगा वहाँ पे टैक्स। उसके बाद वित्तीय अनुदान। वित्तीय अनुदान यानी कि सरकार द्वारा जो पैसा आता है फंडिंग के लिए, वह अनुदान भी इसका क्या है, आय का स्रोत है ग्राम पंचायत का, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कितने अंग, 4 अंग। पहला ग्राम सभा, मुखिया, दल या रक्षापति या ग्राम कचहरी। तब देखिए ये होता क्या है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग ग्राम सभा में बैठ सकते हैं, अपने गांव के विकास के बारे में बात कर सकते हैं। जितने भी लोग होते हैं सभी लोग, ठीक है। ये ग्राम सभा। और ग्राम सभा कम से कम 4 बार हर साल लगती है। साल में कम से कम कितना बार लगाना है, 4 बार। उसका दूसरा मुखिया। मुखिया जो होता है वो हेड होता है, यानी कि प्रधान होता है। मुखिया क्या होता है, हेड होता है, यानी प्रधान। पंचायत समिति का प्रधान सबसे हेड, मुखिया। हर काम पर पंचायत समिति का कौन करेगा, सबसे पहले मुखिया के पास वो काम जाएगा। और उसके बाद रक्षा दल या दलपति। तो इस ग्रुप में 18 से 30 उम्र के, कितने उम्र के, 18 से 30, 18 से 30 वर्ष के उम्र के लोग ग्राम रक्षा दल या ग्राम रक्षा दल के मीटिंग में बैठते हैं, ठीक है।
इसकी सभा जब लगती है तो ग्राम रक्षा दल की सभा, तो इसमें 1830 वर्ष के लोग बैठते हैं और इसमें मेनली ये कहा जाता है कि गांव की सुरक्षा के बारे में बात होती है, क्योंकि गांव की सुरक्षा कौन, जवान ही ना करेंगे, बूढ़े नहीं करेंगे, इसलिए 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग को नहीं कहा जाता है। और इनका जो दलपति होता है, जो मुखिया हेड होता है, उसी को क्या कहते हैं, दलपति कहते हैं। जो इस सभा का हेड होता है, उसका एक हेड होता है और उसी के बाद ये सब मानते हैं, जिसको दलपति कहा जाता है। उसके बाद ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का में सबसे मेन काम होता है, समझिए कि सरपंच का। इसमें पंच और सरपंच होते हैं। ग्राम कचहरी में कौन होते हैं, पंच और सरपंच होते हैं, जिनका ये काम होता है कि सभी तरह के ये फैसले करते हैं। हर 500 की आबादी पर एक पंच होता है, ठीक है। और सभी पंच का जो काम होता है ना, अधिकतम 10,000 मामले तक की सुनवाई कर सकता है पंच। सरपंच सरपंच कितने मामले तक की सुनवाई कर सकते हैं, 10,000 तक के मामले की जितनी भी सुनवाई है वो कौन करेगा, सरपंच, 10,000, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो ये यहाँ पे दीवानी और फौजदारी दो टाइप की केस होती है। दीवानी का मतलब ज़मीन जायदाद का भी, और फौजदारी का मतलब बाकी चोरी डाका लुटेरा ये सब जो भी होता है, बाकी केस सब फौजदारी में आ जाते हैं। तो ये जितने भी केस होते हैं इस तरह के केस, बाकी सभी केसों का इसका काम निपटाने का किसका होता है, ग्राम कचहरी का होता है, ठीक है। तो ये सब 10,000 तक के जो भी फैसले होते हैं वो फैसले कौन ले सकता है, सरपंच ले सकता है। 10,000 तक के फैसले कौन ले सकता है, सरपंच लेता है, और इसको लेने का अधिकार होता है, ठीक है। और एक न्याय मित्र होता है जो सरपंच के कार्य में सरपंच की मदद करता है। और न्याय सचिव जो होता है वो जो भी न्याय का कागज होता है वो कागज रखने का अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए, तो ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी, ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत समिति। क्या पढ़ते हैं, गांव के दूसरा जो मेन टॉपिक था वो है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। कितना स्तर है, दूसरा, ठीक है। तो पंचायती बिहार में 5,000 की आबादी पर पंचायत की समिति का एक सदस्य चुना जाता है। हर 5,000 की आबादी पर एगो पंचायत समिति का सदस्य चुना जाएगा। कितने की आबादी पर, हर 5,000 की आबादी पे, ठीक है। और पंचायत समिति के क्षेत्र के अंदर आने वाले एक प्रमुख चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यानी कि हम लोग जिसको जिताते हैं, यानी कि जो मुखिया और वार्ड के सदस्य होते हैं, वो लोग जाकर के क्या कहते हैं, इसका वोटिंग करते हैं। इसका पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है जो कि हेड होता है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि हमारे पंचायत समिति का काम को करता है। तो पंचायत समिति के क्या क्या काम है वो काम देख लीजिए। सामुदायिक विकास करना, इसका क्या काम है, सामुदायिक विकास कार्य। और प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रबंध करना, यानी कि प्राकृतिक आपदा कोई भी आई हो तो उस समय राहत का प्रबंध करना। और दूसरा जो सामुदायिक विकास का कार्य, मतलब कि हमारे गांव के विकास के लिए जो भी काम है वो काम को करना, ये किसका काम होता है, ये पंचायत समिति का काम होता है। या दूसरा इसका काम है राज्य सरकार या जिला परिषद के द्वारा सौंपे गए सभी काम को करना। राज्य सरकार और जिला परिषद के द्वारा सौंपे गए सभी कामों को करना, ये सभी काम कौन करती है, पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। तो पंचायत समिति का दो काम, राज्य सरकार या जिला परिषद का काम करेगा, या हमारे प्राकृतिक आपदा के समय हमको राहत का प्रबंध करेगा, या विकास का काम करेगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं जिला परिषद की। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जिला परिषद की। तो जिला परिषद क्या है, बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा अंग है, तीसरा स्तर होता है। पंचायती राज व्यवस्था का कितना कैमा स्तर होता है, तीसरा स्तर होता है। कौन, ये जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कितना स्तर होता है, तीसरा। हर 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद होता है और जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। कितने की आबादी पर, हर 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद होता है, उसका एक सदस्य चुना जाता है, ठीक है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए 5 वर्ष आते हैं, हमारे पूरे भारत में 5 वर्षीय योजना चलती है, और हर कोई कार्य क्या होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है। सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जितना भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबका कार्यकाल 5 वर्ष का है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिला के सभी पंचायत समिति का एक प्रमुख जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जितना भी जिला पंचायत समिति होगा उसका सभी का एक क्या होगा, प्रमुख सदस्य होगा, जो कि सभी काम को क्या करेगा, करेगा। जो भी पंचायत जिला पंचायत का काम होगा वो सब यही देखेगा, जो जिला परिषद के जो प्रमुख होगा वो। और जिला परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और एक
क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है जिला परिषद समिति में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जिला परिषद समिति हो गया, यानी कि हम लोग का 3 था। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे 3 की, हाँ, जिसमें से हम लोग सबसे पहले बात किए थे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था इसकी ग्राम पंचायत की। ठीक है, उसके बाद बात किया था पंचायत समिति का, उसके बाद बात किया था जिला परिषद की। सबसे पहले बात किया था ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत हमारे एरिया में है, तो ग्राम पंचायत जो गांव जो 5,000 के एरिया में होगा, सॉरी 5,000 बोल रहे 7,000 के एरिया में होगा, उसको गांव कहते हैं, जिसका हेड मुखिया होता है, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। 5,000 के एरिया पे 5,000 की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा, जो कि पंचायत समिति का सदस्य होगा, और वो गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, और वो हमारे गांव का विकास करेगा, उसका जिला परिषद। और 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद चुना जाएगा, जो कि हमारे पूरे जिले का विकास करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत क्लियर ख़त्म हुआ। अब ग्राम पंचायत के बाद हम बात करते हैं बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था की, कि हमारे बिहार में नगर में यानी कि शहर में शासन व्यवस्था कैसा है। तो नगरीय शासन व्यवस्था में सबसे पहले नगर पंचायत, फिर दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो सबसे पहला है नगर पंचायत। आइए नगर पंचायत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत कहते किसको है, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नगर पंचायत हम लोग कहते हैं किसको। चलिए नगर पंचायत को देखते हैं। तो नगर पंचायत, जब गांव शहर का रूप लेने लगते हैं तब वहाँ शासन चलाने के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। जब गांव शहर का रूप लेने लगते हैं तो उसको क्या करना होता है, नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को बदल करके नगर पंचायत बनाया जाता है। और जिसका है कि जनसंख्या कम से कम 12,000 से 40,000 के बीच हो, वहाँ पे कौन सा क्या बनेगा, नगर पंचायत बनेगा। नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी कब, जब जनसंख्या कितनी हो, 12,000 से 40,000 के बीच हो, तब वहाँ पे नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत के सदस्य वहाँ के वार्ड मतदाताओं द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। नगर पंचायत में जो जो सदस्य होते हैं, वो उसको कौन चुनता है, वोट करता है, सीधे जनता चुनती है, और जनता वहाँ को, उन लोगों को जनता वोट करती है। तो वोट करती है जनता, और जनता की आबादी कितनी होनी चाहिए, 12,000 से 40,000 के बीच में, तब जाके क्या बनेगा, एक ग्राम पंचायत बनेगा। और एक ग्राम पंचायत बोले, एक नगर पंचायत बनेगा। और एक नगर पंचायत में कम से कम सदस्यों की संख्या 10 से 37 होती है। सदस्यों की संख्या 10 से लेकर के कितनी होती है, 37 तक होती है। तो 37 तक इसकी संख्या होगी, और वार्ड की भी संख्या कितनी होगी, वार्ड की भी जो संख्या होती है वो कितनी होगी, 10 से लेकर के 37 तक, 10 से लेकर के 37 तक होगी वार्ड की संख्या। ठीक है, तो हर नगर पंचायत में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 वार्ड होंगे, उससे ज़्यादा वार्ड नहीं होंगे। इसका नगर पंचायत के 5 सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। तो हमने पहले ही बोला है कि ये पंचवर्षीय योजना है, और हर जगह 5 वर्ष का कार्यकाल किया जाता है। सभी के लिए कितने वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का। और इसके बाद नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, यानी कि ये 37 जगह जो वार्ड मेंबर होते हैं ना, इसी 37 में से कोई एक अध्यक्ष होता है, कोई एक उपाध्यक्ष होता है, जो नगर पंचायत के बाकी काम को करता है। जो भी हेड होता है, जो भी मेन काम होता है, इसका मेन मुद्दा, वो सारे के सारे कौन डील करते हैं, यही लोग डील करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा नगर परिषद। तो नगरीय शासन व्यवस्था का दूसरा जो स्तर है वो है नगर परिषद है। ठीक है, तो नगर परिषद ग्राम नगर पंचायत से बड़े शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है, जिसकी आबादी कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। कम से कम कितनी हो जाए, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच, न इससे ज़्यादा न इससे कम। 2 लाख से कम होगा तब भी नगर परिषद नहीं है, और 3 लाख से ज़्यादा होगा तब तो नगर निगम बन जाएगा। तो 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और 2 से 3 के बीच में होती है तो इसकी, तो कौन सा बनता है, तो नगर परिषद बनता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नगर परिषद में प्रति 1 किलोमीटर के व्यक्ति का घनत्व जो है ना, 400 व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि हर 1 किलोमीटर में कम से कम 400 व्यक्ति रहना चाहिए। ये किसका है, नगर परिषद का होता है। ठीक है, ये किसका होता है आंकड़ा, नगर परिषद का। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नगर परिषद के अंग के बारे में। तो नगर परिषद के 4 अंग होते हैं। नगर परिषद के कितने अंग, 4 अंग।
बोलिए नगर परिषद के कितने अंक? 4 अंक। सबसे पहला नगर परिषद, दूसरा समितियाँ, तीसरा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, चौथा कार्यपालक पदाधिकारी। नगर परिषद, समितियाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी। एक और फिर नगर परिषद, समितियाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें नगर परिषद की। आगे हम बात करते हैं किसकी? नगर परिषद की। तो नगर परिषद क्या है? तो नगर परिषद में सबसे पहला आता है नगर परिषद। तो नगर परिषद क्या है? तो देखिए नगर परिषद एक प्रमुख अभिकरण नगर परिषद होता है। ठीक है, नगर परिषद क्या है? एक नगर परिषद का एक सबसे हेवी भाग है। ये नगर परिषद नहीं बल्कि परिषद होगा। ठीक है, ये नगर परिषद होगा जो कि नगर परिषद का एक सबसे नगर परिषद का एक मुख्य भाग होता है नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद के सदस्य पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। नगर परिषद के सदस्य क्या कहलाएंगे? पार्षद कहलाएंगे या कमिश्नर कहलाएंगे। पार्षद या कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होती है और अधिक से अधिक 40। नगर परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? कम से कम 10, अधिक से अधिक 40। यानी कम से कम 10 गो वार्ड रहेगा, अधिक से अधिक कितना वार्ड रहेगा? 40। 40 से ज़्यादा वार्ड नगर परिषद में नहीं बनेगा नगर परिषद में। ठीक है, और परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये तो फिक्स है, हर जगह कितने का होगा? 5 वर्ष का। तो आइए इसके हम दूसरे अंक की बात करते हैं जिसका नाम है समितियाँ। दूसरे अंक की बात करते हैं जिसका नाम है समितियाँ। तो नगर परिषद के कार्य को करने के लिए नगर परिषद द्वारा समितियाँ नियुक्त की जाती है। नगर परिषद के कार्य को करने के लिए नगर परिषद द्वारा समितियाँ नियुक्त की जाती है। समितियाँ में हर हर एक समिति में कम से कम 3 से 6 सदस्य होंगे। एक समिति में कितने सदस्य? 3 से लेकर के 6 सदस्य। एक समिति में 3 से 6 सदस्य। समितियाँ अलग अलग विषयों के लिए होती है। हर समिति किसके लिए होगी? अलग है। जैसे कि एक समिति हो गई शिक्षा विषय, शिक्षा समिति, जन स्वास्थ्य समिति, वित्त समिति, अस्पताल समिति। ये 4 अलग अलग समिति होगी। हर समिति में कितने सदस्य? 3 से लेकर के 6 सदस्य। और सबका अपना अपना क्या होता काम होता है जो कि अपना विभाग से जुड़ा हुआ काम अपना करते हैं ये समितियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। जो नगर परिषद का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। और एक उपाध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष अगर कहीं छुट्टी ले लिया हो या किसी काम से अलग चला गया हो तो उस जगह पे कौन काम करेंगे? उपाध्यक्ष काम करेंगे। ठीक है, तो नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद होते हैं। तो जो मुख्य पार्षद होते हैं वो अध्यक्ष कहलाते हैं, जो उप मुख्य पार्षद होते हैं वो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नगर परिषद का जो होता है ना, नगर परिषद का प्रधान होता है। जो नगर पार्षद होता है वही क्या होता है? सबसे हेड होता है नगर परिषद का। ठीक है, तो नगर पार्षद कौन? जो अध्यक्ष हुआ वही मुख्य पार्षद। ठीक है, तो मुख्य पार्षद अपने शहर का प्रथम नागरिक समझा जाता है। मुख्य पार्षद अपने शहर का क्या समझा जाता है? प्रथम नागरिक। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हाजीपुर एरिया के हैं, तो हाजीपुर एरिया के जो मुख्य पार्षद होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वही क्या कहलाएंगे? वही कहलाएंगे हमारे शहर के सबसे पहले नागरिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्यपालक पदाधिकारी की। इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? कार्यपालक पदाधिकारी की। तो कार्यपालक पदाधिकारी क्या है? तो कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी होता है। नगर परिषद में क्या होता है? कार्यपालक पदाधिकारी, ये में हो जाएगा। नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है ये गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। जिसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। तो कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। नगर परिषद प्रशासन को चलाने वाले यह प्रधान अधिकारी होते हैं। नगर परिषद के प्रशासन को चलाने वाले यह प्रधान अधिकारी होते हैं। मतलब जो कार्यपालक अधिकारी होता है इसमें कौन से आ जाते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था आ जाती है जिसमें क्या आ जाते हैं? कौन आ जाएंगे? पुलिस। कौन आ जाएंगे? प्रशासन। तो प्रशासन का कार्यकाल जो होगा वो कौन होगा? कार्यपालक पदाधिकारी में आएंगे। और प्रशासन के अलावा भी कुछ होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रशासन ही होता है। और इसमें कुछ अन्य अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी हो गया, शिक्षा निरीक्षक कनीय हो गए, अभियंता, टैक्स दरोगा हो गया, फिर सब पुलिस स्टेशन वगैरह जो भी हो गया वो सब किसमें आ जाएंगे? कार्यपालक पदाधिकारी। यानी कि कम जब यहाँ पे बोल दिया प्रशासन को चलाने वाला ये अधिकार होते हैं, मतलब कि मेन जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है उसी के कार्य की बात करेंगे। उसका अब बात करते हैं नगर परिषद के कार्य। नगर परिषद के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। नगर परिषद के कितने कार्य? 2। अनिवार्य, ऐच्छिक। नगर परिषद के कितने कार्य? 2। अनिवार्य, ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब इसको करना है और ऐच्छिक मतलब चाहेगा तो करेगा, नहीं मन तो नहीं भी करेगा। लेकिन अनिवार्य का मतलब करना ही करना है, मन करे तैयो करना है, नहीं मन करे तैयो करना है।
तो नगर परिषद नगर की सफाई करना। सबसे पहला क्या काम होगा नगर परिषद करने वाले कार्य है नगर की सफाई करना, सड़कों एवं गलियों पर रोशनी का प्रबंध करना, यानी कि हर स्ट्रीट लाइट लगवाना है रोड में, पीने का पानी का व्यवस्था करना, वहाँ पानी आना चाहिए पीने के लिए स्पेशल, उसका बाद सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। सड़क जो खराब है टूटा फूटा है उसको सड़क की मरम्मत करना, जिस एरिया में सड़क नहीं है वहाँ पे सड़क बनवाना है। ये सब उसके अनिवार्य कार्य है, यानी कि चाहे या ना चाहे लेकिन उसको करना है। उसके बाद नालियों की सफाई करवाना, नाली भर जाएगा तो कचरा फैलेगा इसलिए उसकी सफाई करवाना। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, यानी कि प्राइमरी स्कूल का में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारना, उसमें अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करना। उसका टीका लगाना, कोई भी महामारी आई तो उसके लिए क्या करना है वैक्सीनेशन करना है, टीका लगाना है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रही है तो कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वैक्सीनेशन हो रहा है तो ये टीका लगाने का काम किसका है नगर परिषद का काम है, ठीक है। अब महामारी से बचाव का उपाय करना है। मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खोलना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खोलना ये किसका काम है नगर परिषद का काम है। इसका जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना एवं उसका लेखा जोखा रखना, जन्म और मृत्यु का निबंधन करना और उसका लेखा जोखा रखना ये भी किसका काम है, ये भी जो होता है लेखा जोखा रखना, जन्म और मृत्यु का निबंधन करना ये भी नगर परिषद का ही काम है। इसके अलावा इसका कार्य है आग की से सुरक्षा देना, आग से सुरक्षा देगा, और शमशान घाट का प्रबंध करना। शमशान घाट या कब्रिस्तान का भी प्रबंध करना किसका काम होता है नगर परिषद का काम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नगर परिषद के ऐच्छिक कार्य की। इसके बाद बात करते हैं किसकी नगर परिषद के ऐच्छिक कार्य की। जब ऐच्छिक कार्य में बात करते हैं नई सड़क बनाना। अब नई सड़क बनाना है, मन किया तो बनाएगा, नहीं मन किया तो नहीं बनाएगा, कहेगा कि फंडिंग नहीं है, ठीक है, या फंडिंग आएगी तब बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद या प्रेशर आएगा ऊपर से सीनियर का तब जाके काम होगा। गलियों नाली गलियों एवं नालियाँ बनाना, नाली बनाना है या नया गली बनाना है ये भी ऐच्छिक कार्य है। शहर के गंदे इलाकों को योग्य बनाना, बसने के लिए बनाना, जो कचरा जहाँ फेंका हुआ एरिया उस एरिया को साफ करवाना। उसके बाद गरीबों के लिए घर बनवाना, बिजली का प्रबंध करना, प्रदर्शनी लगाना, पार्क बगीचा या अजायब घर मतलब कि म्यूजियम बनाना, और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी या वाचनालय आदि का प्रबंध करना। लाइब्रेरी वगैरह का प्रबंध करना भी किसका काम है नगर परिषद का ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नगर परिषद की आय के स्रोत। अब नगर परिषद इतना काम करता है तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है, पैसा तो आना चाहिए ना। तो पैसा आने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा आता है उसके पास, तो सबसे पहला कर वसूली। क्या करता है नगर परिषद कर टैक्स वसूलता है, टैक्स क्या वसूलता है टैक्स। तो टैक्स बदलने वसूलने के लिए सबसे पहले मकान कर, पानी कर, रोशनी कर, नाली कर, बाजार, मनोरंजन, यानी कि मनोरंजन पे टैक्स लेगा, मनोरंजन जैसे सिनेमा वगैरह, ठीक है। बाजार लगा तो उसमें टैक्स लेगा, नाली है नाली बना हुआ है तो नाली पर टैक्स लेगा, रोशनी लगा हुआ है लाइट लाइट पर टैक्स लेगा, पानी पर टैक्स लेगा, घर पे टैक्स लेगा। नगर परिषद के एरिया में घर आप बनाए हैं लेकिन टैक्स आपको नगर परिषद के एरिया में रहे तो आपको टैक्स देना कंपलसरी है। ग्राम पंचायत में घर का टैक्स उतना नहीं लगता है कि नहीं लगता उतना हम कंफर्म नहीं है, लेकिन नगर परिषद के एरिया में टैक्स जरूर लगता है, ठीक है। अरे टेंशन की बात नहीं क्योंकि साल में एक बार टैक्स लेता है, थोड़ा ही पैसा लेता है, कोई बहुत नहीं मांगता है आपसे, थोड़ा सा लेता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को, और देना सबको कंपलसरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं शहर में चलने वाले बैलगाड़ी, रिक्शा, टमटम में नगर परिषद वार्षिक कर वसूल करती है। जैसे कि बैलगाड़ी चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, टमटम का चल रहा है, ऑटो चल रहा है, ये सब में क्या होती है नगर परिषद इस सब पे टैक्स वसूल करती है कि नगर परिषद के एरिया में आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो आप लोग के ऊपर क्या लगेगी टैक्स लगेगी, ठीक है। तो नगर परिषद का कार्य समझ में आया। नगर परिषद का आय का स्रोत यानी कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा आता है वो क्लियर हुआ। अब आते हैं नगर निगम के पास। अब आते हैं शहरीय नगरीय शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर नगर निगम। तो नगर निगम है तो नगर निगम वैसे जगह को कहेंगे जिसकी संख्या जनसंख्या जहाँ पे कम से कम कितनी होगी 3 लाख, और 3 लाख से अधिक, कम से कम 3 लाख, नहीं तो 3 लाख से अधिक। 3 लाख से कम होगा तो वहाँ पे उस शहर में नगर निगम नहीं बनेगा। 3 लाख से कम होगा तो शहर में नगर निगम नहीं बनेगा। बिहार बिहार में सर्वप्रथम पटना में नगर निगम स्थापित हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था बिहार में नगर निगम
पटना में, वो भी 1952 ईस्वी में। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी पटना में 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नगर निगम के बारे में। तो नगर निगम का सबसे मेन बात, अब भारत में सबसे पहले जो नगर निगम बना था वो बना था 1688 ईस्वी में, जो कि बना था मद्रास नाम का शहर, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास बना था जो कि चेन्नई के नाम से आज जाना जाता है। बिहार में नगर निगम में भी महिलाओं को 50% की आरक्षण दिया है। तो बिहार में महिलाओं को हर जगह 50% का आरक्षण है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो नगर निगम के तौर पर चले जाए, तो हर जगह कितना का आरक्षण मिल रहा है, 50% का। और एक नगर निगम में न्यूनतम वार्ड की संख्या कितनी होती है, 37, और अधिकतम 75, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 75 गो वार्ड हो सकता है, या कम से कम कितना वार्ड होगा, 37 गो। जैसे देखिए पटना नगर निगम में कितने वार्ड है, 72 वार्ड है। भागलपुर नगर निगम में 51 वार्ड, मुजफ्फरपुर नगर निगम में 48 वार्ड, दरभंगा नगर निगम में 48 वार्ड, बिहार शरीफ नगर निगम में 46 वार्ड, आरा नगर निगम में 45 वार्ड, और गया नगर निगम में 35 वार्ड। तो ये नगर निगम का एरिया, और यहाँ पे क्या है, ये वार्ड का बात है। ठीक है, तो वार्ड के लिए हमने इसको आपको लिख कर बता दिया है कि कौन कौन सा वार्ड में, और इतना ही नगर निगम लगभग लगभग में बिहार में है। ठीक है, इससे एक आध दो ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमको जहाँ तक ध्यान है कितना ही। ठीक है, चलिए तो नगर निगम के आते हैं अंग के पास, कि नगर निगम के कितने अंग, 4 अंग। नगर निगम के कितने अंग, 4 अंग। बोलिए, नगर निगम के कितने अंग, 4 अंग। सबसे पहला नगर परिषद, दूसरा सशक्त स्थानीय समिति, तीसरा प्रमाशदात्री समिति, चौथा नगर आयुक्त। पहला नगर परिषद, दूसरा नहीं सॉरी निगम परिषद, दूसरा है सशक्त स्थानीय समिति, तीसरा परामर्शदात्री समितियाँ, और चौथा है नगर आयुक्त। पहले हम रहते हैं निगम परिषद। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक महीने में होती है। निगम परिषद की बैठक कैसे होती है, प्रत्येक हर महीने निगम परिषद की बैठक होगी। वार्ड पार्षद में निगम परिषद के सदस्य कहलाते हैं। वार्ड के जो पार्षद होते हैं वही क्या कहलाते हैं, निगम परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जो वार्ड पार्षद होते हैं, जो होगा ना जितना वार्ड, चाहे वो 40 है, 45 है, 46 है, जितने नगर निगम वार्ड है वो सब क्या कहलाएंगे, नगर निगम परिषद कहलाएंगे। इसके अलावा आमंत्रित सदस्य के रूप में उस नगर निगम के क्षेत्र के सांसद, स्थानीय विधायक और स्थानीय पार्षद होते हैं। जब भी नगर परिषद की बैठक होगी हर महीने, तो नगर परिषद के जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर होंगे। उसके अलावा उस क्षेत्र के सांसद आएंगे, स्थानीय विधायक आएंगे, और जो भी पार्षद होंगे उस एरिया के, वो सभी पार्षद आमंत्रित होंगे कहाँ पे, इस निगम के मीटिंग में, निगम परिषद के। और निगम परिषद का प्रमुख कार्य होता है नियम बनाना। निगम परिषद का कार्य क्या होता है, नियम बनाना, निर्णय लेना और टैक्स लगाना। नियम बनाना, निर्णय लेना और टैक्स लगाना, कि कहाँ से कितना टैक्स वसूलना है, ये किसका काम होता है, ये काम होता है निगम परिषद का। आइए बात करते हैं निगम परिषद में। तो निगम परिषद अपने सदस्यों के बीच एक महापौर एवं उप महापौर चुनती है। निगम परिषद में अपने सदस्यों के बीच क्या क्या चुनती है, एक महापौर और दूसरा उप महापौर। तो महापौर क्या होता है और उप महापौर, जो अध्यक्ष होते हैं वो महापौर कहलाते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो उप महापौर कहलाते हैं। तो महापौर निगम परिषद के सभापति होते हैं। महापौर निगम परिषद के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, यानी सभा को संबोधित करते हैं। और इनके बैठक में ही अध्यक्षता होती है। जो कितने भी अध्यक्षता होगी, इनके अध्यक्षता जो भी सभा लगेगा उसमें सबसे हेड कौन माने जाएंगे, महापौर। और महापौर जो होता है वो उस नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है। जैसे पटना के जो सभापति होंगे, महापौर होंगे, वही क्या कहलाएंगे, पटना के प्रथम नागरिक। अब बात करते हैं सशस्त्र स्थानीय समिति। दूसरा की बात करते हैं किसकी, सशस्त्र स्थानीय समिति। तो निगम परिषद की तरफ से यह नगर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नगर नगर निगम परिषद का ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो महापौर तथा उप महापौर इस सदस्य समिति के सदस्य होते हैं। और निगम परिषद के सभी प्रमुख कार्य सशक्त शक्ति द्वारा की जाती है। जितना भी इम्पोर्टेंट काम होगा, जो भी कानून वगैरह बनेगा, वो किसके तहत बनेगा, सशक्त स्थानीय समिति के तहत बनेगा। जो कि बनाएगा कौन, महापौर और उप महापौर के अध्यक्षता में। महापौर के अध्यक्षता में बाकी तीनों के मेंबर की अनुमति सहमति से जो नियम कानून बनेगा। ठीक है, इसके बाद है परामर्शदात्री समिति। इसके बाद क्या है, परामर्शदात्री समिति है। तो परामर्शदात्री समितियाँ की बात करते हैं हम लोग। तो उसमें नगर निगम में कुछ परामर्शदात्री समितियाँ बनी होती है। कुछ परामर्शदात्री का मतलब, परामर्श मतलब कि मशवरा लेने वाला। कैसे समिति, मशवरा लेने वाला।
जैसे कि समितियाँ थी ना, नगर परिषद में भी समितियाँ थी, उसी तरह नगर निगम में भी समिति है। तो पहला आता है शिक्षा समिति है, फिर बाजार एवं उद्यान समिति, उसी तरह अस्पताल समिति वगैरह समिति अलग अलग तरह की होती है। तो समिति क्या कहती है, अपने अपने विषय का निगम को सलाह देती है कि हमारे शिक्षा में ये सुधार लाना चाहिए, शिक्षा का है तो शिक्षा में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो अपना सुझाव रखता है कि हमको इस तरह से काम करना चाहिए। अब उसका बात मानना या न मानना ये किसके ऊपर है, महापौर के ऊपर। महापौर मन किया तो उसका बात माना, उसके बात को फॉलो किया, उसका बात लागू किया। नहीं माने मानने का तो नहीं माना, लेकिन इसका काम क्या है, केवल केवल सलाह मशवरा देना कि आप ऐसा कर सकते हैं, मन है करने का वो तो वो करेंगे, मन नहीं तो न करेंगे। ठीक है। अब आते हैं नगर आयुक्त के पास। अब किसके पास आते हैं, नगर आयुक्त, जो कि चौथा है। ठीक है, क्या में है ये, फोर्थ लास्ट, नगर निगम के अंक का लास्ट अंक। तो नगर निगम के इस पदाधिकारी नियुक्त बिहार सरकार द्वारा की जाती है। इसकी जो पदाधिकारी नगर निगम के है वो किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। यानी प्रशासनिक सेवा स्तर मतलब क्या हुआ, प्रशासनिक सेवा स्तर का मतलब क्या हुआ, पुलिस, मतलब पुलिस। नगर आयुक्त निगम का मुख्य प्रशासक होता है। नगर निगम का मुख्य प्रशासक कौन होगा, नगर आयुक्त, यानी कि यही पुलिस। ठीक है। और नगर आयुक्त परिषद एवं सशक्त अस्थायी समिति द्वारा किए गए निर्णय का अनुरूप कार्य करते हैं। नगर आयुक्त जो होता है नगर परिषद के जो होता है निगम परिषद और सशक्त अस्थायी समिति द्वारा जो भी नियम बनाया गया उस नियम के अनुरूप ये कौन काम करता है, नगर आयुक्त, जिसमें कि पुलिस होती है। पुलिस क्या लॉ पे ही ना चलती है, कानून पे ही चलती है। तो जो कानून बनाया जाता है उसी कानून का फॉलो कौन करती है, पुलिस। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नगर निगम का चारों जो अंग है वो अंग क्या हुए, समाप्त। अब हम लोग बात करते हैं नगर निगम के काम के बारे कि नगर निगम का काम क्या है। नगर निगम का काम क्या है, तो भाई नगर निगम का काम जैसा नगर परिषद का काम वैसा नगर निगम का काम, जैसा नगर परिषद का काम वैसा नगर निगम का काम। तो नगर परिषद का काम क्या था, उसी तरह नगर निगम का काम नगर के क्षेत्र में नालियों शौचालय आदि का निर्माण करवाना एवं उसकी देखभाल करना, कूड़ा करकट और गंदगी को साफ करवाना, पीने का पानी का प्रबंध करना, गलियों पुलों और उद्यानों का निर्माण करवाना यानी पार्क वगैरह बनवाना, मनुष्य पशु के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना। मनुष्य पशु के लिए किसकी स्थापना करना, चिकित्सा केंद्र की। प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर यानी कि अजायब घर का मतलब म्यूजियम हुआ, तथा की व्यवस्था करना, स्थापना तथा व्यवस्था करना। यानी कि सरकारी स्कूल का स्थापना हो गया, पुस्तकालय का स्थापना हो गया, म्यूजियम का स्थापना हो गया। तो स्थापना कर दिया तो उसमें व्यवस्था, उसमें सामान भी चाहिए ना, लाइब्रेरी बन गया उसमें बुक नहीं तो क्या काम का। तो उसमें बुक अरेंज करने का भी काम किसका होता है, नगर निगम का। इसके बाद बात करते हैं मातृ केंद्र की। किसकी बात करते हैं इसके बाद, मातृ केंद्र। तो मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम। ठीक है। तो ये सब जैसे कि अनाथ आश्रम होता है ना, उसी तरह शिशु केंद्र भी होता है और वृद्धाश्रम। तो ये सब आश्रम की स्थापना करना एवं देखभाल करना किसका काम होता है, नगर निगम का काम होता है। आग बुझाने का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं प्रबंध करना। किसी का जन्म हो रहा है तो उसका पंजीकरण प्रबंध करना कि मेरे एरिया में जन्म हुआ है, कोई मरा तो उसका तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण करने का प्रबंध करना। नगर की जनगणना करना, अपने शहर की जनगणना करने का किसका काम होता है, नगर निगम का। उसके बाद नगर में बस चलवाना, जो नगर में सिटी बस चलती है, जैसे पटना में सिटी बस चलती है तो वो किसका काम है, नगर निगम का। शमशान तथा कब्रिस्तान की देखभाल करना, नगर निगम का ये भी काम होता है कि शमशान तथा कब्रिस्तान की देखभाल करना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि नगर निगम के आय के आय के प्रमुख साधन के। नगर निगम के आय के प्रमुख साधन क्या होते हैं, जो कि क्या है नगर निगम के आय के प्रमुख साधन। नगर निगम कई प्रकार का कर लगाते हैं, नगर निगम कर लगाते हैं, जैसे कि मकान कर, जल कर, शौचालय कर, पशुओं पर कर, छोटे वाहन पर कर। तो यही जो टैक्स होता है, कर का मतलब क्या हुआ, टैक्स। यही टैक्स के द्वारा वो अपना पैसा वसूल करता है। यही टैक्स के द्वारा जो पैसा आता है, पैसा किसका, नगर निगम। तो ये नगर निगम के पास पैसा आएगा
मेन साधन हुआ। और दूसरा पैसा आने का साधन जो होता है नगर निगम का होता है बिहार सरकार द्वारा समय समय पर दिया गया आर्थिक अनुदान, यानी कि बिहार सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा, जिसको कि हम लोग फंडिंग बोलते हैं, फंड आता है, वही क्या होगा आर्थिक अनुदान। यही दो तरह से पैसा आता है। सबसे ज़्यादा पैसा तो यहीं से कर से आता है। जल का, शौचालय का, मकान का, पशुओं पर का, छोटे वाहन पर का, बहुत सारे कर होते हैं। सभी कर ले करके ये क्या कहते हैं, बनाते हैं। और पैसा इनके पास इस सब जगह से आता है। किसके पास पैसा आता है? नगर निगम के पास। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है ये, इस चैप्टर आज यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। और हमारे जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, वो जो चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, वो चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है। इतना ही है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में आज इतना ही है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।